हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस नए वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, साथियों इसका फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इसका फॉर्म भरने का डेट था और इसका फॉर्म डेट ख़त्म हो चुका है और आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपने तैयारी भी शुरू कर दिया है और तैयारी जम कर रहे होंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है दोस्तों इलेक्शन से पहले नहीं होने वाला है, तो आपके पास समय है। अप्रैल मई और 4 जून को रिजल्ट आएगा, यानी इसका इलेक्शन का। तो इसके बाद जो है से कि परीक्षा की पर काम होगा, सरकार बनेगा तो सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद विधानसभा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। और चूंकि विधानसभा भी इलेक्शन नज़दीक ही है, तो आपको सारा सिस्टम जो है लगले लगले एग्जाम होने की संभावना है साथियों। ठीक है, तो घबराना नहीं है दोस्तों, और हम लोग को तैयारी जम कर करना है। और एक चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है आपको, बेसिक कंप्यूटर का। ठीक है, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 वीडियो में सब्जेक्टिव है, 1 वीडियो में ऑब्जेक्टिव है। आप उसको देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और आपने तैयारी जो किया है उसमें थोड़ा धार दे सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, क्लास 4 है ये आपका। इसमें चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं। जो सिलेबस में दिया हुआ है वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका जो है क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके बाद बस क्लियर हो जाएगा। तो कहीं भी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रतिभा फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि उसको नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है, क्या कहते हैं, समझे। ऑपरेटिंग एक साधारण भाषा में समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं कि जो कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेस का काम होता है, अगर उस सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए होते हैं और वो काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है, समझे। तो यही आपको ऑपरेटिंग, सारा ऑपरेट का काम जो है आपको इसी के मदद से किया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से ही। ठीक है, तो ये आपको समझ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग इसका जो कुछ डिफिनेशन है उसको पढ़ के समझते हैं। जैसे कि देखिए, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है दोस्तों, जब हम लोग कंप्यूटर क्या करते हैं, चालू करते हैं, तो पहला सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के मेमोरी में लोड होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं तो पहला जो सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के मेमोरी में उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ गए। अब है कि अगला, इस प्रकार के कंप्यूटर के मेमोरी में ओएस के लोड होने की बूटिंग कहते हैं। देखिए, ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो लोड होने की जो विधि है मेमोरी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको बूटिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा कि कैसे हम लोग इसको याद करें। जैसे आप समझ लीजिए, इस पर कंप्यूटर के मेमोरी में, कंप्यूटर जो मेमोरी होता है उसमें जो ओएस को जो हम लोडिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला है कि बूटिंग की प्रक्रिया में सभी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से प्राप्त निर्देशों द्वारा व्यवस्थित होकर आपस में समन्वित होकर निर्देशित कार्य का निष्पादन करते हैं। देखिए, देखिए क्या करता है बूटिंग की प्रक्रिया में, जो बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है, जो कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर के जो यूनिट्स लगे रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको वो निर्देश प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिस्टम से प्राप्त निर्देशों को व्यवस्थित करके और उसको समस्त प्रक्रिया का संचालन करके और उसका क्या करते हैं, व्यवस्थित होकर आपस में समन्वित होकर निर्देशित कार्य का निष्पादन करते हैं। यानी जिस कार्य के लिए उसको सौंपा जाता है उस कार्य को काम करता है। ये आपको कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम से निर्देश प्राप्त करने के बाद जो हार्डवेयर डिवाइस जो होता है वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आते हैं कि सिस्टम के मेमोरी में ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के उपरांत ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया,
पेंट प्रोग्राम हो गया, डाटाबेस हो गया, या अन्य उपयोगी प्रोग्राम्स को निष्पादित करता है। ठीक है, सिस्टम के स्मृति में, यानी ओएस स्टोरेज जो होता है ना, स्टोरेज में ओएस के लोड होने के उपरांत ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है काम करता है, काम करना शुरू कर देता है। देखिए साथियों, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में एक समझ विकसित करना है, एक कॉन्सेप्ट बनाना है, और एक इसका जो है 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और सारा चीज जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम ये लिखा हुआ है इसको हम समझा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम तो कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा चीज नहीं है। आप केवल ध्यान देंगे ना तो आपका जो दृश्य है, आपका जो मतलब देखिएगा है ना, तो सारा चीज जब काम करना शुरू कर देगा तो आप पूरे फोकस होकर जब देखिएगा तो आप हर चीज कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा ही। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कि बूटिंग या बूट स्ट्रैपिंग। बूटिंग या बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, देखिए सब लोग को समझना है। देखिए चैप्टर को जो टॉपिक है ना उसको अच्छा से समझ लेना है, हर एक की पॉइंट्स को समझ लेना है। देखिए जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहता है, तो जिसे बूटिंग कहा जाता है। जैसे देखिए ये मेमोरी हो गया और इसमें ओएस अगर क्या कहता है, मेमोरी में लोड रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ओएस हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के मेमोरी में आ जाता है, जिसका प्रारंभ एक छोटे प्रोग्राम से होता है जो बूट स्टेप लोडर कहते हैं। देखिए जो क्या कहता है, बूट स्टेप जो है बूट स्टेप लोडर कहते हैं। यह सामान्य रूप से रोम में फर्मवेयर के रूप में होता रहता है। अब इसको हम लोग समझते हैं। पहला ना तो हम सब लोग समझ गए कि कंप्यूटर के जैसे हम ऑन करते हैं तो उसमें मेमोरी में क्या होता है कि ओएस जो है रहता है, समझे, तो उसको क्या कहते हैं कि बूटिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि जब ऑन किया जाता है तो ओएस हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के मेमोरी में आ जाता है। आप ऐसे समझिए इसको। ठीक है, जैसे कि ओएस जो है ये आपको मेमोरी में आ जाता है। कहाँ आता है, मेमोरी में। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये आपका मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, ठीक है, और इसमें आ जाता है ओएस। कहाँ से आता है, तो यहाँ आपको हार्ड डिस्क मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हार्ड डिस्क मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या करता है, इसमें चला जाता है। ठीक है, मेमोरी में। ठीक है, जिसका प्रारंभ एक छोटे प्रोग्राम से होता है और जिसका स्टार्टिंग क्या से होता है, एक छोटा प्रोग्राम से होता है जो बूट स्टेप लोडर कहते हैं। जिस छोटा जो प्रोग्राम से होता है, यहाँ से जाने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, बूट स्टेप लोडर कहते हैं इसी चीज को। यह सामान्य रूप से रोम फर्मवेयर के रूप में रहता है। और एक सामान्य रूप से कैसा रहता है, ये रोम में रहता है। और रोम का फुल फॉर्म आप बताइएगा, रीड ओनली मेमोरी। इसको भी आप याद रखिएगा, समझे। रोम का ROM, तो रोम का होता है रीड ओनली, ठीक है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। देखिए दोस्तों, आप जो है कि क्या काम करना है कि आपको मेहनत करते रहना है और खुद पर भरोसा रखना है। और फिर आप जिस धर्म संप्रदाय से हैं उनको भी आप क्या करते हैं, विश्वास रखिए, बनाए रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए, समझे, और निसंदेह आपको सफलता जो है मिलेगा ही साथियों। ठीक है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं होता है। चाहे लाख मुसीबत आएगा, लाख परेशानी आएगी, लेकिन आपको क्या करना है कि मेहनत करना है, समझिए। और मेहनत ही दोस्तों विकल्प होता है। लड़का की जिंदगी जो है ना बहुत कठिनदायक जिंदगी होता है, समझिए। तो हर हाल में आपको जवाबदेही को पूरा करना है। ठीक है, चलिए, तो बूटिंग के जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। ठीक है, अब हम लोग कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग को बारी बारी समझ लेंगे। देखिए, जब कंप्यूटर के पावर स्विच को ऑफ करने के बाद पुनः जब ऑन कर बूट करते हैं तो यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाता है। जैसे देखिए, हम कंप्यूटर क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर जब उसको ऑन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड जो है कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है,
और इसी में जब हम लोग कोल्ड बूटिंग करते हैं और कैसे करते हैं सो तो देख लेते हैं। और इसी में है कि जब कंप्यूटर को वार्म बूटिंग समझ लेना है, वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं हम लोग, रीस्टार्ट पे लगा देते हैं, तो उसको हम फिर कंप्यूटर चालू होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ये समझ लिए दोनों चीज में, एक स्विच ऑफ करते हैं और फिर ऑन होता है तो कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और जब रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, फिर जब ऑन होता है कंप्यूटर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, और कैसे होता है से देखिए, यहाँ वार्म बूटिंग सामान्य रूप से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, 3 गो बटन है। कंट्रोल, पहले कंट्रोल दाबेंगे, फिर अल्ट दाबेंगे, फिर डेल दाबेंगे, बटन दबाकर संपन्न किया जाता है। ठीक है, ये कैसे किया जाता है, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। इसका रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को पहले कंट्रोल बटन दाबेंगे, फिर अल्ट दाबेंगे, और फिर डेल दाबेंगे। ठीक है, चलिए आगे की प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए बूट स्ट्रैप प्रोसेस। ठीक है, बूट स्ट्रैप प्रोसेस है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या है कि देखिए बूट स्ट्रैप प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, ये मेमोरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीपीयू है, तो 1 में क्या काम करता है, यहाँ देखिए सीपीयू से बूट स्ट्रैप प्रोग्राम रन्स करता है, क्या करता है, यहाँ से रन करता है। 2 नंबर में क्या करता है, ये हार्ड डिस्क से कहाँ आता है, मेमोरी में आता है। ये आपको मेमोरी देख रहे हैं बड़ा कागो, तो हार्ड डिस्क से ये आपको ओएस जो है इसमें ट्रांसफर हो जाता है, 2 नंबर में काम। ठीक है, और 3 नंबर में क्या करता है, सीपीयू से ये बूट स्ट्रैप प्रोग्रामिंग आता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कहाँ पर हो पाता है, रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है, रीड ओनली मेमोरी में। उम्मीद है कि आप इस चीज फिगर के माध्यम से आप चीजों को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिए होंगे। ठीक है, अब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता निम्न कारणों से होता है। सही बात है कि सवाल उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होता है, क्या आवश्यकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिएगा यूजर इंटरफेस जिसका निम्नलिखित कारण है, यह उपयोगकर्ता कंप्यूटर एवं प्रोग्रामों के बीच इंटरफेस यानी कॉमन बाउंड्री की भांति कार्य करता है। ठीक है, यह इन सबों के बीच आपसी संवाद की अनुमति देता है। यूजर इंटरफेस 2 प्रकार को, देखिए यूजर इंटरफेस जो है हम लोग को पहले समझ लेना कि यह उपयोगकर्ता यानी जो कंप्यूटर संचालक होता है, कंप्यूटर एवं प्रोग्रामों के बीच क्या करता है, इंटरफेस कॉमन बाउंड्री का काम करता है। जैसे ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया और ये प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का है कॉमन बाउंड्री यानी कि बीच का ये जो दोनों सट जाए, जैसे कैसे मान लीजिए ऐसे हो गया। ठीक है, और ये कॉमन बाउंड्री होता है ना, दोनों के बीच कंप्यूटर और प्रोग्रामों के बीच का जो है कॉमन बाउंड्री का काम करता है यूजर इंटरफेस। ठीक है चलिए, यह जो है इन सबों के बीच आपसी संवाद की अनुमति देता है। समझे, ये दोनों के बीच क्या करता है, आपसी संवाद की, मान के चलिए ना, ये दोनों के, ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गया, आई बीच में क्या है, अगुआ है, दोनों को मिला देता है। समझ गए, जैसे अगुआ क्या करता है, लड़का लड़की के परिजन होते हैं, घर वाले होते हैं, उनको मिला कर जो है ब्याह शादी करा देते हैं। समझ गए, तो उसी प्रकार से यूजर जो है इंटरफेस जो है कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच के कड़ी का काम करता है और उसको ब्याह करा देता है। समझ गए, अब देखिए यूजर इंटरफेस जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसको CUI कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। किसको, CUI को, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब हमको देखना है कि पहले के मॉनिटरिंग में स्क्रीन के खास स्थानों में ही कैरेक्टर को दर्शाया जाता है। जैसे अब देखिए MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड को सिर्फ टेक्स्ट में ही स्वीकार करता है। MS-DOS जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड को
सिर्फ टेक्स्ट में, टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट में ही स्वीकार करता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं आपको इंटरफेस, इसी में स्वीकार करता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर फिगर लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोग क्या पढ़ना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपको दो है ना, दूसरा है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है यह उपयोगकर्ता, देखिए यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकन को दिखाने का कार्य करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, विजुअल करता है, इंडिकेटर को, ग्राफिक आइकन को दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद है GUI। GUI यह है प्रोग्राम ओपन करने, फाइल डिलीट करने या मूव करने के लिए विंडोज आइकन और मेनू का प्रयोग करता है। ये जो है आपका इसका काम होता है। ठीक है, अब है दूसरा नंबर पॉइंट है कि 1981 में जीरोक्स पार्क, याद रखिएगा इसका नाम, जीरोक्स पार्क के एलन के डगलस एंजलवर्ट ने, ठीक है, और अन्य वैज्ञानिकों के सहायता से इसका क्या किया था, निर्माण किया था। क्या किया था, इसका निर्माण किया था। ठीक है, यह सबसे प्रचलित CGUI यानी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, यह आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में आपको 3 पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए GUI जैसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यह आपको इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, चलिए अगला है बूटिंग। देखिए बूटिंग जो है, इसमें जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो रोम से मुख्य स्विच ऑन किया जाता है, जिससे रोम से मुख्य मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, बूटिंग। ठीक है, बूटिंग क्या हुआ, जैसे ही कंप्यूटर के स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑफ रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो रोम से मुख्य स्विच ऑन किया जाता है। जैसे रोम जो होता है ना, वहां से मुख्य स्विच को क्या कहता है, ऑन कहता है, जिससे रोम से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। जैसे रोम से रोम का जो स्विच होता है ना, वो ऑन हो जाता है, और वहां से क्या होता है कि जो मुख्य मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, वहां जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। ठीक है, अब है 3 नंबर की ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। और हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न कार्य हैं। ठीक है, क्या कार्य है, देखिए ABCDF में बांटा गया। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, क्या करना है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है। इसके बाद रिसोर्स का एलोकेशन करना होता है। इसके बाद डाटा का मैनेजमेंट करना, प्रोसेस का प्रबंध करना, ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य। एरर को ढूंढना, इनपुट एवं आउटपुट का संचालन, मान के चलिए ना समस्त कार्य क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, देखिए बूटिंग। यहां जो आप फिगर देख रहे हैं, जैसे पावर ऑन कंप्यूटर, पावर जैसे ही हम लोग ऑन किए तो क्या हो गया, बायोस परफॉर्म्स पोस्ट, यहां से अब देखिए लोडिंग ऑफ OS, कहां से लोडिंग हो रहा है, हार्ड डिस्क के रैम में जा रहा है, हार्ड डिस्क से रैम में जा रहा है। चलिए अब महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम एवं प्रमुख तथ्य, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं प्रमुख तथ्य इससे जुड़ा हुआ, इसमें 1 नंबर है MS DOS। MS DOS क्या है साथियों, MS DOS। देखिए इसका पूरा नाम याद रखिएगा, पहले माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग को पहले क्या लिखना है, MS DOS को माइक्रो, ठीक है, सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1980 के समय में सब सर्वाधिक उपयोग में आने वाला माइक्रोसॉफ्ट जो है या प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS जो है 1980 के दशक में आपको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाला
प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। या कि यह मशीन से स्वतंत्र कंप्यूटर के फाइल को प्रबंधित करने वाला, असेंबलर के साथ कार्य करने वाला एवं कमांड प्रोसेसिंग सुविधा प्रदान करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत? अब है कि यह सिंगल यूजर नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यह सिंगल यूजर नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब है कि यह कमांड लाइन इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है, जिसके कारण प्रयोगकर्ता को कमांड को याद रखने की जरूरत होती है। साथ ही यह भी याद रखना होता है कि प्रोग्राम तथा डाटा कहाँ संग्रहित होता है। ठीक है, इसका .com मॉड्यूल कमांड को इंटरप्रेट तथा एग्जीक्यूट दोनों करता है। ठीक है साथियों, देखिए मेरे दोस्तों, आपको ये सारा चीज जो है ना, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको बताया जा रहा है। एक जब आपको कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा तो मोटा मोटी आपको ऑब्जेक्टिव जो VBI क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से आप किस चीज को कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना और किसी एक चैनल को ही फोकस कीजिए। ठीक है, हमारा ही चैनल के जरूर करिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप दूसरे चैनल को फोकस कीजिए और एक चैनल के माध्यम से सारा चीज को सीख लीजिए। और मेरा चैनल आपको इसलिए परफेक्ट हम बता रहे हैं कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ वही चीज़ हम आपको लेकर आ रहे हैं। पहले थ्योरी बता रहे हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो इस लिहाज से आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और हमने पढ़ाया भी है सिविल कोड के रीडर में, वहाँ बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे पढ़ाए हुए चीज़ से। तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो बाहर कहाँ से आएगा क्वेश्चन, यहीं से आना है उसको। अब देखिए, इसके जो कमांड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरनल कमांड, यह हमेशा मेमोरी में अवस्थित होता है, और एक होता है एक्सटर्नल कमांड, यह साधारण डिस्क में अवस्थित होता है। ठीक है, इंटरनल कमांड जो हमेशा मेमोरी में अवस्थित होता है और एक्सटर्नल कमांड यह साधारण डिस्क में अवस्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए अब देखिए, कमांड नेम और इसका टास्क डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कॉपी का मतलब क्या हो गया, देखिए कॉपी, तो इसको कॉपी ए फाइल, जब किसी फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं तो इसको कॉपी ए फाइल। ठीक है, तो इसको कॉपी से करते हैं। अब देखिए DEL, डेल मतलब हो गया डिलीट या इरेज करना, तो इसका मतलब हो गया डिलीट ए फाइल। अब REN लिखा हुआ है, तो किसी फाइल को हम लोग को नाम देना होता है, रीनेम करना होता है, तो REN का मतलब होगा रीनेम ए फाइल। इसके बाद RD, देखिए RD है, तो RD का हो गया रिमूव ए डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब वहाँ से डायरेक्टरी से क्या करना, हटा देना होता, हटाना होता है। अब इसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट ए डिस्क, यानी इसको पूरी तरह से हटा देना। अब है DIR, लिस्ट ए डायरेक्टरी, इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट ए डायरेक्टरी। ये फॉर्मेट ए डिस्क रिपीट हो गया है, DIR भी रिपीट हो गया है। चलिए CD का देखते हैं। CD बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। देखिए CD क्या होता है, चेंज द करेंट डायरेक्टरी, चेंज द करेंट डायरेक्टरी। अब है डेट मतलब हो गया डिस्प्ले या चेंज द करेंट डेट। अब होता है टाइप का मतलब होगा डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। अब एडिट का मतलब हो गया स्टार्ट एन एडिटर टू क्रिएट ए न्यू या एडिट टेक्स्ट, यानी कि कोई जो त्रुटि है उसको हटाकर आप दूसरा उसमें सही चीज को ला सकते हैं। कोई हटाना हो सटाना हो तो आपको लिए इसके प्रोसेस क्या करना पड़ता है, तो आपको इसके लिए एडिट करना पड़ता है। ठीक है, अब है MKDI। ठीक है, इसका मतलब क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, CLS यानी क्लियर द स्क्रीन, यानी स्क्रीन को क्या कर देना, साफ सुथरा कर देना है, एकदम क्लियर कर देना है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं MS विंडोज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, MS विंडोज। देखिए अब इसका पूरा नाम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। MS आपको विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क, ठीक है, डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, इसका पूरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है कि इसमें MS DOS के सभी कमियों को दूर कर
इसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसे यूजर के लिए सही सुगम बना दिया जाता है, आसान बना दिया जाता है, ताकि यूजर जो है इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है। अगला है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला सफल संस्करण विंडोज 3.0 था, जो 1990 में रिलीज किया गया था। विंडोज का जो पहला सफल संस्करण विंडोज जो आया था, ये आपको 3.0 था, यह 1990 में आया था। अब है कि अनेक विंडोज के संस्करण वर्तमान समय में रिलीज किए गए हैं, जो निम्न है। जैसे देखिए, विंडोज 95 आ गया है, विंडोज 98 है, विंडोज आपको 2000 है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 इत्यादि जो है, अब जो है विंडोज का क्या गया है, प्रकार आ चुका है एमएस विंडोज का। चलिए, अब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न गुण होता है। हम लोग विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न जो गुण है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको क्या कहता है कि यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। यह क्या करता है? यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए, यह स्टैंडर्ड मानक पर कार्य करता है, अर्थात एक विंडोज पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दूसरे अधिक विकसित विंडोज पर कार्य करना आसान हो जाता है। ठीक है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस प्रकार करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। ठीक है। यह स्टैंडर्ड मानक पर कार्य करता है। कैसा मानक पर कार्य करता है? स्टैंडर्ड मानक, अर्थात जैसे एक विंडोज पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दूसरे अधिक विकसित, जैसे विंडोज 7 पर जो काम किया है व्यक्ति, उसको विंडोज 10 पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। अब है कि सी में है कि यह सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल यूजर है, मल्टीटास्किंग यानी कोई भी टास्क के लिए, कोई भी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमएस विंडोज का। यह फाइलों के नामों को 255 कैरेक्टर में रखने की अनुमति देता है, तथा साथ ही पीरियड, कॉमा एवं सेमी कॉलम में रखने की अनुमति देता है। ठीक है। चलिए, अगला है आपको विंडोज 7। चलिए, विंडोज 7 के बारे में जानते हैं हम लोग कुछ विशेष बातें। देखिए, विंडोज 7 यह 2009 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था मेरे साथियों? ये 2009 में जारी किया गया था। यह परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसमें टच स्क्रीन की भी सुविधा होती है। कैसा सुविधा होता है इसमें? टच स्क्रीन की भी सुविधा होती है। यह मल्टी कोर प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को सुधारता है। ठीक है। अब है कि इसमें प्रयोगकर्ता तुरंत काम किए हुए डॉक्यूमेंट की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब है इसमें अगला पॉइंट है कि यह तीव्रतर सर्च ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान करता है, मतलब कि ये स्पीड भी का सुविधा प्रदान करता है। अब देखिए, इसके द्वारा डाटा रिकवरी फीचर की सुविधा भी प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा क्या करता है? डाटा रिकवरी भी किया जाता है विंडोज 7 द्वारा। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए विंडोज 7। अब हम लोग क्या करते हैं कि विंडोज 8 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, इसका जो प्रचलन है 2012 में शुरू हुआ था। कम से कम ये चीज़ जरूरी याद रखिएगा। और इसका सबसे प्रमुख फीचर एक विंडोज डिफेंडर और विंडोज स्मार्ट स्क्रीन है। विंडोज स्मार्ट स्क्रीन है जो कंप्यूटर को वायरस, सॉफ्टवेयर तथा हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाए रखती है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि यह विंडोज को स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचाने की भी सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। अब है अगला पॉइंट है कि यह प्रयोगकर्ताओं को विंडोज स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचाने की भी सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। देखिए, ये चीज आपको याद रखिएगा। विंडोज डिफेंडर, विंडोज स्मार्ट स्क्रीन है जो कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर तथा हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाए रखती है। विंडोज 8 मतलब न्यू वर्जन है इसका। यह विंडोज को स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान करता है। विंडोज से एप्लीकेशन तक पहुंचाने की भी सुविधा, मतलब यानी विंडोज को एप्लीकेशन में तब्दील किया जा सकता है। और यह प्रयोगकर्ताओं को विंडोज स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विंडोज 8।
अब हम लोग देखते हैं यूनिक्स। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एकदम पूरा नाम तो हर हाल में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत भी आई है, समझे। अन यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब यह जो है 1969 में AT&T बेल लिव के डेनिस रिची डगलसन मेवलाय जो ओसाना एवं केन थॉमसन द्वारा इसका विकास किया गया था 1969 ईस्वी में। कब किया गया था इसका विकास, 1969 ईस्वी में। ठीक है, यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद यह मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, उच्च सुरक्षा प्रदान करने वाला, वायरस तथा मैलवेयर सिस्टम को सुविधा रखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम 3 भागों से क्या होता है, बना होता है। याद रखना है आपको, अनप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, अन यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। देखिए ये आपको दम हर हाल में याद रखना है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कर्नेल, कर्नेल जो है यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हब है जो प्रोग्राम को समय और मेमोरी को नियत करके देता है। यह सिस्टम का पूरा नियंत्रण भी करता है, यह मेमोरी के सिस्टम का क्या करता है, पूरा नियंत्रण भी करता है। ठीक है, सेल। अब हम लोग सेल के बारे में देखते हैं। सेल यह एक कमांड लाइन ऑपरेटर इंटरप्रेटर होता है और जो यूजर जो भी कमांड्स टाइप करता है उसे इंटरप्रेट्स करता है एवं यूजर और कर्नल के बीच का इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, सेल यह एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, एकदम याद रखिएगा, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है सेल, क्या होता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। जो भी कमांड्स टाइप करता है उसे इंटरप्रेट्स करता है। ठीक है, यूजर्स, देखिए यूजर्स हो गया। ठीक है, और या क्या कहते हैं इसको, इंटरफेस का यूजर एवं कर्नल के बीच। देखिए मान लेते हैं क्या, यहाँ यूजर है और यहाँ कर्नल है, इसके बीच का ये है कौन, इंटरफेस का काज कौन करता है, सेल करता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम, यह सेल कार्यक्रमों का उपयोग करके सेल स्क्रिप्ट का समायोजित करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। देखिए आपका सेल है, कर्नल है और ये हार्डवेयर है। ठीक है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, सेल, कर्नल और हार्डवेयर। अब हम लोग देखते हैं लिनक्स। ठीक है, लिनक्स देखिए, तो लिनक्स देखिए यह मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो क्या होता है ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास जो है, इसका जो विकास है लिनस टॉरवॉल्ड द्वारा किया गया था। देखिए इसका विकास जो है लिनस टॉरवॉल्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है यूनिक्स का क्लोन तैयार करना होता है। क्या था, यूनिक्स का क्लोन तैयार करना जो कि किसी भी प्रकार से कॉपीराइट मुक्त सॉफ्टवेयर हो जिसका उपयोग पूरी दुनिया के लोग कर सके, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग आते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट टॉरवॉल्ड के पास ही है। किसके पास का कॉपीराइट, किसके पास है, टॉरवॉल्ड के पास है, लेकिन इसके सोर्स कोड का वितरण निःशुल्क होता है। यह अस्थायित्व वाला, कम खर्च वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, यह अस्थायित्व है और कम खर्च वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए यह उच्च परफॉर्मेंस एवं उच्च नेटवर्किंग क्षमता वाला होता है लिनक्स। इसे इंस्टॉल करना अपेक्षाकृत आसान होता है, मतलब जो है ये इंस्टॉल करना इसको जो है बहुत ही आसान होता है। और यह सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क के सक्षमता से उपयोग होता है। ठीक है, सक्षमता से, जो हार्ड डिस्क का जो क्षमता होता है ना उसी से इसका उपयोग होता है। लिनक्स देखिए ये जो है लिनक्स है। ठीक है, ये लिनक्स है, काली माई, समझ गए, काली माई है लिनक्स। चुड़ैल, चुड़ैल जो है यही है आपका गर्लफ्रेंड, वेट कर लीजिएगा इससे।
चलिए अब हम लोग सोलारिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यह यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह यूनिक्स पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सन माइक्रो सिस्टम ने 1992 में पेश किया था। माइक्रो सिस्टम ने कब पेश किया था? यह 1992 में पेश किया था। अब इसके जो लाभ है जो हम लोग देख लेते हैं और निम्नलिखित बिंदुओं में बांटा गया है। देखिए इसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, ऑपरेटिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन लागत कम हो गया है। सोलारिस एवं लिनक्स, देखिए एप्लीकेशन का विकसित करना या उपयोग करना समान सी बात है। अब देखिए यह गूगल द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई? यह आपको गूगल द्वारा विकसित की गई है। यह प्रथम बार 15 जून 2011 को विकसित किया गया था। समझ गए? सोलारिस। अब है यह सी प्लस प्लस एवं जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कैसा लिखा गया है? सी और सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। यह लिनक्स के कर्नेल एवं गूगल के क्रोम ब्राउजर में विकसित किया गया है। यह वास्तविक रूप से क्रोम ब्राउजर का ही विस्तृत रूप है। क्रोम जो ब्राउजर है उसी का विस्तृत रूप है, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता है। सोलारिस। अब देखते हैं मैक ओ एस 10। देखिए मैक ओ एस एक्स, यह एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कैसा है? यह एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है, लेकिन यह ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एप्पल द्वारा बिक्री किया जाता है। किसके द्वारा बिक्री किया जाता है? एप्पल द्वारा। मैक ओ एस एक्स। ठीक है, यह सामान्यतः मैक इंटोस कंप्यूटरों में प्री लोडेड होकर आता है। यह आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। क्या होता है? यह आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। अब है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एवं यूनिक्स के समान ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब है डायलॉग्स बॉक्स के माध्यम से इसके द्वारा कंटेंट के हिसाब से फाइलों को एक्साइट या हॉटबॉट साथ साथ सर्च किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ओएस मार्वेलस। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, 30 मिनट के लगभग ये वीडियो है, 30 से 35 मिनट का। साथियों जो बाकी जो बचे गए हैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम। ठीक है, और इसे कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको समाप्त कर दें। और आप इसके बाद इसके बाद जो है इसका थ्योरी ले आएंगे। थ्योरी के बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव ले आएंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट करा देंगे। और इसी तरह से तैयारी करेंगे। और दोस्तों दोनों आदमी मिलकर करेंगे, हम सभी भाई मिलकर करेंगे और तैयारी हम लोग का हो जाएगा। और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सीट है उसको 100% हम पक्का कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितने भी आपके सगे संबंधी दोस्त हैं सभी के पास भेज दीजिएगा कि यह आपको प्रतिभा फाउंडेशन परिवार आपका हार्दिक स्वागत करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।